इस समय आप लोग देख रहे होंगे भोपाल गैस त्रासदी की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी के 4 दशक बाद मध्य प्रदेश में बंद पड़े यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने से खतरनाक अपशिष्ट यानी कि विषाक्त अपशिष्ट को अंततः जलाकर भस्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इससे जो खतरनाक अपशिष्ट हैं इनके प्रबंधन की चर्चाएं भी होने लगी हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर भोपाल गैस त्रासदी क्या थी। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं ना, तो उसे भी देखेंगे। मेथाइल आइसोसाइनेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और खतरनाक अपशिष्ट आखिर क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। और खतरनाक अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक बार पहले आप लोग मध्य प्रदेश चलिए, ये देखिए हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 2-3 दिसंबर की बात है। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थित UCIL पीड़कनाशी संयंत्र में विनाशकारी रासायनिक रिसाव हुआ था। और UCIL का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। और इस रिसाव में मेथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस शामिल थी। इस गैस के बारे में जरूर रखिएगा, पूछ लेता है कई बार। और जिससे भोपाल शहर में 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 5 लाख से अधिक लोग इस गैस से विषाक्त हुए और जिससे यह विश्व की सबसे विनाशकारी औद्योगिक आपदा में परिणत हुआ। और आप देखिए फॉस्जीन और मेथाइल आइसोसाइनेट सहित रासायनिक रिसाव की सूचना 1984 से पहले के वर्षों में दी गई थी। रिसाव का कारण क्या था? 1 दिसंबर 1984 को एक असफल रखरखाव प्रयास और अनुपयुक्त सुरक्षा प्रणालियों के कारण MIC युक्त टैंक में रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और जिसके परिणाम स्वरूप 2 दिसंबर 1984 की रात मध्य रात्रि तक लगभग 30 टन MIC गैस वायुमंडल में उत्सर्जित हुई। स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो तत्काल इस गैस के संपर्क में आए व्यक्तियों को श्वसन संबंधी समस्याएं, पेट दर्द, आंखों की समस्याएं और तंत्रिका संबंधी हानियां हुई। दीर्घकालिक अगर प्रभाव की बात करें तो प्रभावित लोगों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में कभी, अनुवांशिक दोष और गर्भावस्था पर प्रभाव और जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और शिशु मृत्यु दर में आकस्मिक बढ़ोतरी हुई है। और कहते हैं कि इसका प्रभाव आज तक देखा जाता है। सरकारी और विधिक प्रतिक्रिया, तो भारत सरकार ने पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए भोपाल गैस रिसाव आपदा दावों का प्रसंस्करण अधिनियम 1985 पारित किया। UCIL ने शुरू में $5 मिलियन अमेरिकी की राहत का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत सरकार ने 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की। और अंततः आप देखिए वर्ष 1989 में न्यायालय के बाहर 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर में मामला सुलझाया गया। 2010 में आप देखिए UCIL में कार्यरत 7 भारतीय नागरिकों को लापरवाही से मृत्यु का दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। परिणाम और विरासत, इतना समय बीतने के बावजूद अभी भी बचे हुए लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का अभाव और उन्हें फैक्ट्री स्थल पर विषाक्त पदार्थों का जोखिम रहता है। विभिन्न कल्याणकारी संगठन बंद फैक्ट्री स्थल से खतरनाक अपशिष्ट को हटाने की मांग करते रहे। अब इसे पीथमपुर में जलाया जा रहा है, तो वहां के लोग भी आप देखिए विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इससे कोई नुकसान नहीं होता तो ये भोपाल के आसपास ही दफना देते, जला के राख कर देते, लेकिन वो लोग चिंताएं जता रहे हैं। अब बात आती है मिथाइल आइसोसाइनेट की, MIC की। तो मिथाइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन तरल है जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिक्रियाशीलता, और यह रसायन ऊष्मा के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है। जल के संपर्क में आने पर MIC में उपस्थित यौगिक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे ऊष्मा प्रतिक्रिया होती है। भंडारण की बात करें तो इसका अब उत्पादन नहीं होता है, यद्यपि इसका उपयोग अभी भी कीटनाशकों में किया जाता है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्थित इंस्टीट्यूट में बेयर कॉप साइंस प्लांट वर्तमान में विश्व भर में MIC का एकमात्र भंडारण स्थल है। अब बात आती है खतरनाक अपशिष्ट क्या है। तो खतरनाक अपशिष्ट से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो विषाक्तता, ज्वलनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता या फिर संक्षारकता जैसी विशेषताओं के कारण एकल रूप से या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर स्वास्थ्य या फिर पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करता है। खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग, अधिकांश खतरनाक अपशिष्ट रासायनिक उत्पादन एवं उपभोग के दौरान उत्पन्न होते हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण साथ बढ़ रहे हैं। अनुपयुक्त प्रौद्योगिकियां, लघु एवं मध्यम उद्योग,
उद्योग एसएमई द्वारा प्रयुक्त पुरानी प्रौद्योगिकियों के कारण संसाधनों का अकुशल उपभोग होने के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में अधिक विषाक्त अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। उपचार प्रणालियां अपशिष्ट जल उपचार एवं गैसीय उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप खतरनाक पदार्थ युक्त अवशेष उत्पन्न होते हैं। खतरनाक अपशिष्ट विनियमन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1989 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत लाया गया है और इन नियमों को वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2016 में संशोधित किया गया ताकि अन्य प्रकार के अपशिष्ट जैसे प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज अपशिष्ट, धातु स्क्रैप और अपशिष्ट टायर को इसमें शामिल किया जा सके। बेसल कन्वेंशन 1992 का भारत बेसल कन्वेंशन 1992 का हस्ताक्षर करता है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट के आवागमन को कम करना है। अपशिष्ट उत्पादन भारत में उद्योगों से प्रति वर्ष लगभग 7.66 यानी कि 7.66 मिलियन टन खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। खतरनाक अपशिष्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि 44.3% अपशिष्ट भूमि भरण योग्य है, 47.2% अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य है तथा 8.5% अपशिष्ट भस्मीकरण योग्य होता है और 83% खतरनाक अपशिष्ट 7 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होता है। ये भी याद रखिएगा। एक खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन भारत के पर्यावरणीय सांख्यिकी संग्रह 2016 के अनुसार अधिकांश खतरनाक अपशिष्ट जल और फ्लू गैसों के उपचार के अलावा रासायनिक उत्पादन और धातु प्रसंस्करण उद्योगों से उत्पन्न हो रहा है। खतरनाक अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है? सह प्रसंस्करण। इसमें आप देखिए अपशिष्ट पदार्थों जैसे औद्योगिक उप उत्पादों या फिर खतरनाक अपशिष्टों को उद्योगों विशेष रूप से सीमेंट निर्माण या अन्य उच्च तापमान वाले उद्योगों में वैकल्पिक कच्चे माल या फिर ईंधन के रूप में उपयोग करना शामिल है। भारत में लगभग 25 सीमेंट संयंत्रों से सह प्रसंस्करण आरंभ कर दिया है। सामग्री एवं ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति सामग्री पुनर्प्राप्ति में अपशिष्ट में निहित भौतिक मूल्य का उपयोग किया जाता है जबकि ऊर्जा पुनर्प्राप्ति में इसके कैलोरी मान का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए केवल अवशेषों से तांबे को पुनः प्राप्त करना और तांबे को पुनः पिघलाना या फिर प्रयुक्त बैटरियों से सीसा को पुनः प्राप्त करना है। प्रयुक्त स्नेहक तेल, विलायक, ठोस और अर्धठोस ग्रीस तथा मोम का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है जिनमें तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भस्मीकरण उच्च तापमान पर बड़ी भट्टियों में अपशिष्ट को दहन करने की प्रक्रिया है। यह अपशिष्ट पदार्थों की राख, फ्लू गैस, कणों और ऊष्मा में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। पायरोलिसिस में अपशिष्ट पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर सीमित ऑक्सीजन के साथ आमतौर पर 300 डिग्री से 900 डिग्री तक के तापमान पर ऊष्मीय अपघटन शामिल होता है इसमें। और यह अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी उत्पादों जैसे बायो ऑयल, सिंथेटिक गैस, सिनगैस और चारकोल में परिवर्तित करता है। ये भी याद रखिएगा। ये बायो ऑयल एक तरल ईंधन है जो जैव ईंधन, लकड़ी, कृषि अवशेष और शैवाल और अन्य वनस्पति पदार्थों जैसे कार्बनिक पदार्थों के ताप अपघटन के माध्यम से उत्पादित होता है। सिंथेटिक गैस एक ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन H2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मेथेन CH4 से बनी होती है। चारकोल एक ठोस कार्बन समृद्ध उप उत्पाद जो पायरोलिसिस जैसी प्रक्रियाओं में कार्बनिक पदार्थों में ऊष्मीय अपघटन के दौरान उत्पन्न होता है। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। धन्यवाद।